अब हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। यहां पे होता क्या है कि कुछ गैसेस जो है वो हाईली सॉल्युबल होती है वाटर में, जैसे NH3HCl। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पोलर गैसेस हैं। पोलर गैसेस हैं तो लाइक डिजोल्व्स लाइक यहां पे भी लग जाएगा और ये पानी में जाके सॉल्युबल हो जाएंगी। पर कुछ गैसेस जैसे O2, N2, He ये नॉन पोलर हैं, इसीलिए ये पानी में उतना इनका डिसोल्यूशन नहीं होता, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो होता है। तभी तो मछलियां और एक्वेटिक लाइफ मतलब पानी के अंदर पौधे, मछलियां, ये सब जिंदा रह पाते हैं क्योंकि वहां पे थोड़ी बहुत मात्रा में ऑक्सीजन डिसॉल्व है। ठीक है, अभी हम एक एप्लीकेशन देखेंगे इसका, वहां पे आप ध्यान रखना कि जो मछलियां हैं उनके लिए ऑक्सीजन नेसेसरी है। ठीक है, आएंगे हम इस पे भी आएंगे। अभी के लिए कुछ गैसेस जैसे कि जो नॉन पोलर है O2, N2, He ये कम सॉल्युबल होते हैं एज कंपेयर टू NH3 and HCl जो कि पोलर है। तो प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इज हाईली इफेक्टेड बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो प्रेशर और टेम्परेचर को अपन एक एक करके देखते हैं। पहले प्रेशर को देखेंगे, कुछ सवाल करेंगे, फिर टेम्परेचर को देखेंगे। ठीक है भाई, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है? प्रेशर हैज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, और सॉल्युबिलिटी प्रेशर बढ़ाने पर इंक्रीज होती है। इंक्रीजिंग प्रेशर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी। ऐसा क्यों हो रहा होगा, अब आप ये समझो। तो लेट से कोई भी एक ए गैस है, अब वो ए लिक्विड में मतलब उसका डिसोल्यूशन हो गया। एल से मेरा मतलब है कि हमने उसका डिसोल्यूशन कर दिया। ठीक है, तो अब जब वो लिक्विड के अंदर चली गई तो देखो, जब वो गैस में थी तब बहुत प्रेशर लगा दी होगी कंटेनर पे। जैसे लिक्विड ने उसको पकड़ लिया तो उस वाली गैस के कारण प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि अब तो वो गैस कंटेनर में है ही नहीं। अगर वो गैस कंटेनर में है ही नहीं तो प्रेशर लगाएगी नहीं। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने पर क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने पर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने पर जितना ज्यादा डिसोल्यूशन हो रहा होगा उतना ज्यादा प्रेशर डिक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि गैस ही तो प्रेशर लगाती है। लिक्विड तो कंटेनर में ऊपर की तरफ कोई प्रेशर लगा ही नहीं सकता। तो आपने क्या किया? गैस की मात्रा कम कर दी। कैसे कम कर दी? डिसोल्यूशन करवा के कम कर दी। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने पर जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा होगा। अब आप ली शैटलियर्स प्रिंसिपल लगाओ। मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपने एक्सटर्नली प्रेशर बढ़ा दिया, तो आपको यह प्रूव करना है ली शैटलियर्स प्रिंसिपल की मदद से कि प्रेशर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, क्या होगी? गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। करो इसको प्रूव। हाँ तो भाई सोचा, हुआ, तो आपने क्या किया? प्रेशर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम क्या जाएगा? वापस से प्रेशर कम हो जाए। अगर इक्विलिब्रियम जाएगा वापस से प्रेशर कम हो जाए तो जो गैस है लिक्विड के ऊपर, भाई लिक्विड के ऊपर कुछ गैस होगी और कुछ लिक्विड के अंदर होगी, तो जो लिक्विड के ऊपर जो गैस है उसका और डिसोल्यूशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर कम हो रहा है। तो आप आगे जाओगे तो प्रेशर कम होगा, जितना डिसोल्यूशन उतना प्रेशर कम। इसीलिए जब आपने प्रेशर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम को दोबारा मेंटेन करने के लिए ज्यादा डिसोल्यूशन हो जाता है। तो सीन कैसे दिख रहे हैं भाई? सीन ऐसे दिख रहे हैं। पहले तो कम प्रेशर था, लो प्रेशर पे ये सीन है। हाई प्रेशर पे कुछ ऐसा सीन है। तो यहां पे हुआ क्या? तो ध्यान से देखो, लो प्रेशर पे भाई नीचे सॉल्यूशन है और ऊपर क्या है? ऊपर गैस है। तो लो प्रेशर पे गैस के पास ज्यादा वॉल्यूम थी रहने के लिए। आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम कम हो गई, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस पार्टिकल्स बढ़ गया। इसका मतलब वो गैस पार्टिकल्स जो कि लिक्विड के मतलब लिक्विड के सरफेस को स्ट्राइक कर रहे हैं उसमें एंटर करने के लिए, वो क्या हो गए? वो बढ़ गए पर यूनिट टाइम, क्योंकि ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन ही बढ़ गई ना। तो अब ज्यादा जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा स्ट्राइक करेंगे। ज्यादा स्ट्राइक करेंगे तो ज्यादा एंटर करेंगे लिक्विड को। ज्यादा एंटर करेंगे लिक्विड को तो लिक्विड के अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। जब आप पार्शियल मतलब जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, जब आप पूरे कंटेनर में ऊपर एक्स्ट्रा वेट रख के जैसे भी आपने प्रेशर बढ़ाया है, तो फिर होगा क्या कि जो लिक्विड के अंदर गैस के पार्टिकल्स हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। ये ली शैटलियर्स प्रिंसिपल से भी हमने समझा और ये हमने क्वालिटेटिवली भी समझा। तो अब ज्यादा गैस पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे लिक्विड के सरफेस को, ज्यादा गैस पार्टिकल अगर लिक्विड के सरफेस को स्ट्राइक करेंगे तो फिर होगा क्या कि वो ज्यादा अंदर जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि डिसोल्यूशन ज्यादा हो गया। ठीक है ना? बस ये बात तो ही क्वालिटेटिवली।
पर हमको तो एग्जैक्ट अमाउंट पता करना है कि कितना प्रेशर बढ़ाने पर गैस के पार्टिकल्स कितने बढ़े लिक्विड के अंदर। तो ये काम हमारे लिए ऑलरेडी किसी ने कर रखा है। कौन है वो है हेनरी। उन्होंने दिया था अपना लॉ, हेनरीज लॉ, जो कि क्या बोलता है, जो कि ये बोलता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। बहुत ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन दी सॉल्यूशन की बात हो रही है। सॉल्यूशन के अंदर जो गैस का मोल फ्रैक्शन है वो प्रोपोर्शनल है किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर दी सॉल्यूशन। जो अभी हमने डायग्राम देखा था उसमें गैस ओवर दी सॉल्यूशन भी थी, इनसाइड दी सॉल्यूशन भी थी। तो इनसाइड दी सॉल्यूशन जो गैस है उसका जो मोल फ्रैक्शन है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, वो जो सॉल्यूशन के ऊपर जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनके पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल है। तो मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखें, ये हेनरी है, मैथमेटिकली अगर हम लिखें तो P मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। ये इनका मैथमेटिकल लॉ है। अब अगर हम ग्राफ भी प्लॉट करना चाहें तो वो भी हम करेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। ये इनका लॉ कहता है, ठीक है ना। अब अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किसमें, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन इट्स सॉल्यूशन इन साइक्लोहेक्सेन वर्सेस पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl टॉर में, और फिर हम अलग अलग पॉइंट पे प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते उसकी सॉल्युबिलिटी को या फिर उसकी मोल फ्रैक्शन को मेजर करें तो कुछ ऐसा आता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली हम वेरीफाई कर रहे हैं कि P प्रोपोर्शनल टू X कैसे आ गया। जब हम पॉइंट्स प्लॉट करेंगे तो वो पॉइंट ऐसे आएंगे, और आपको क्या दिख रहा है, जब आप इन पॉइंट को ज्वाइन करोगे, थोड़ा बहुत तो एरर हमेशा एक्सपेरिमेंट में होता है, पर आपको यहां पे दिख रहा है कि ऑलमोस्ट सारे पॉइंट जो है वो किस पे लाई करें, स्ट्रेट लाइन पे। मतलब क्या हो गया, और स्ट्रेट लाइन भी ओरिजिन से पास कर रही है, इसका मतलब P प्रोपोर्शनल टू X, ठीक है, और ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन पास कर रही है, इसलिए P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इनटू सम मोल फ्रैक्शन, इसके बराबर आने वाला है, ठीक है ना। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन, और वो जो कांस्टेंट है वो क्या होगा, इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप होगी। सिंपल मैथमेटिक्स है ये। तो वो जो मोल फ्रैक्शन है इस लाइन की स्लोप होगी, वो जो कांस्टेंट है, मोल फ्रैक्शन तो है ही सही, जो कांस्टेंट है वो इस लाइन की स्लोप होगी, और उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। सो P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, जहां पे KH क्या है, Y इज इक्वल टू MX का फॉर्म बन रहा था ना भाई। Y है पार्शियल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन गैस का, KH है हेनरीज कांस्टेंट जो स्लोप है, और X जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। बस, सो KH इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट, और ये जो हेनरीज कांस्टेंट है, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। ये हमने हेनरीज लॉ को स्टेट किया, ठीक है। अब ये हेनरीज कांस्टेंट किस किस पे डिपेंड करता है भाई, ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। O2 का हेनरीज कांस्टेंट अलग होगा, N2 का अलग होगा, HCl का अलग होगा, पानी के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो सबका जो है नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। जो टेम्परेचर की इसकी डिपेंडेंस है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी हम सारा फोकस किस पे करने वाले हैं, प्रेशर डिपेंडेंस पे करने वाले हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड का, ठीक है। तो अब हम कुछ एक सवाल करते हैं, ठीक है, क्लैरिटी बढ़ेगी अपनी इससे कि हाँ ये फॉर्मूला क्या कह रहा है। तो सवाल पहला क्या है, N2 गैस को हमने बबल किया है थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, कितने मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। अज्यूम दैट N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar. Henry's law constant for N2 at 293 Kelvin is 76.48 किलो बार, ठीक है। तो यहां पे हमको कुछ नहीं करना, सिंपल फॉर्मूला लगाना है, यही तो हमको दिया है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन। हमको मोल फ्रैक्शन ही लगाना है, निकालना है कि कितने मिलीमोल्स डिसॉल्व हुए। तो आप हेनरीज लॉ लगाओ। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पार्शियल प्रेशर दिया है, क्योंकि आपको हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया है, हेनरी का आपने कांस्टेंट भी आपको यहां पे दे रखा है। सो P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। P पता है, KH पता है, X निकल जाएगा, उससे हम मिलीमोल्स निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमको टोटल मोल्स तो हमको पता ही है, क्योंकि हमको 1 लीटर ऑफ वाटर दिया है। 1 लीटर ऑफ वाटर में कितने मोल्स ऑफ वाटर होते हैं ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बस X नाइट्रोजन कितना हो गया, P नाइट्रोजन अपॉन KH इज इक्वल टू P नाइट्रोजन 0.987, उसको हम अप्रोक्सीमेटली 0.98 ले लेते हैं,
7.48 किलो बार, तो 76.48 किलो बार, सो 76480 बार, बार से बार कैंसिल हो जाएगा जब इसको कैलकुलेशन करेंगे। सो 1.29 इंटू 10⁻⁵ ये मोल फ्रैक्शन आया। किसका मोल फ्रैक्शन आया? ये मोल फ्रैक्शन हमारा आया, किसका आया? नाइट्रोजन का। किसके अंदर? पानी के अंदर। ठीक है, तो 1 लीटर ऑफ वाटर में 55.5 मोल्स होते हैं। वो कैसे आता है भाई? 1 लीटर ऑफ वाटर मतलब 1000 ग्राम, क्योंकि उसकी डेंसिटी इतनी होती है, अपॉन 18, तो ये बराबर आ जाएगा 55.55 मोल्स के। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? n मोल, तो किसके हो गए? नाइट्रोजन के, अपॉन n मोल प्लस 55.5 मोल। ठीक है, ये जो नीचे वाला n है हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यार इसका मोल फ्रैक्शन इतना कम आया है, 10⁻⁵ के ऑर्डर का आया है, तो इसके मोल्स टोटल मिला के होंगे ही कितने से? तो वो 55.5 के सामने निगलेक्ट हो जाएंगे। तो n अपॉन 55.5, क्योंकि हमने यहां पे निगलेक्ट कर दिया, इज इक्वल टू 1.29 इंटू 10⁻⁵। सो n इन डिनोमिनेटर इज निगलेक्टेड एज इट इज लेस देन 55.5। अभी जब हम कैलकुलेशन कर लेंगे तब आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा। आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत कुछ करते थे ना ऐसा, 1 प्लस h में h को निगलेक्ट कर देते, 1 प्लस अल्फा में अल्फा को निगलेक्ट कर देते थे। ठीक है, सो जब हम कैलकुलेशन करेंगे सो n इज इक्वल टू इतना आया, 7.16 इंटू 10⁻⁴। ये तो 55.55 के सामने निगलेक्ट हो ही सकता है। अरे हो सकता है, बहुत ही छोटी क्वांटिटी है 55.55 के सामने। तो ये हमको क्या निकालना था? मिलीमोल्स। तो आप इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, सो 7.16 इंटू 10⁻⁻1 मिलीमोल्स, या फिर 0.716 मिलीमोल के ये कितने आया? बराबर आया। तो इतनी N2 गैस डिसॉल्व होगी। आपको क्या दिया था? पार्शियल प्रेशर दिया था, और आपको हेनरी का कांस्टेंट दिया था। उन दोनों से आप मोल फ्रैक्शन आराम से निकाल सकते हो, जिससे हम मिलीमोल्स तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल। इस सवाल में आपको ये पूछा है कि आपको हेनरीज लॉ का कांस्टेंट दिया है, इतना दिया है। अब आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है मीथेन का बेंजीन में एट 298 केल्विन अंडर 760 mmHg। 760 mmHg का यहां पे प्रेशर दिया है, आपको हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया है, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन इन बेंजीन कैलकुलेट करना है। ये आप करो। क्या करना है इसमें? सिंपली लॉ तो लगाना है, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। P पता है, KH पता है, x निकल जाएगा। बस करते हैं। P इज इक्वल टू इतना दिया है, KH इतना दिया है, सब mmHg के टर्म्स में तो कट भी जाएगा। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। यहां पे एक बात बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, जरूरी नहीं है आपको हर बार प्रेशर मतलब पार्शियल प्रेशर और हेनरीज कांस्टेंट का जो यूनिट है वो एक ही दिया हो। ये mmHg में दिया होगा, ये ATM में दिया होगा या बार में दिया होगा, तो ऐसे मत काट देना। यूनिट का ध्यान रखना, सेम यूनिट में लाना, पहले पार्शियल प्रेशर और हेनरीज लॉ कांस्टेंट को, फिर जाके कहीं पे काटा पीटी मचाना, फिर कैलकुलेशन करना। ठीक है, यहां पे तो बहुत सिंपल है। x इज इक्वल टू P अपॉन KH, 760 अपॉन इतना इज इक्वल टू इतना आ जाएगा आराम से। तो उसको अप्रोक्सीमेटली 178 इंटू 10⁻⁵ लिख सकते हैं। तो बस मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन इन बेंजीन इसके बराबर आ गया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल जो है वो ये कह रहा है कि भाई जो एयर है वो मिक्सचर है ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बचपन से सुनते आ रहे हैं, 20% तो ऑक्सीजन, 79% बाय वॉल्यूम नाइट्रोजन। तो वाटर है वो इक्विलिब्रियम में विद एयर एट अ टेम्परेचर ऑफ 10 atm। 10 atm के प्रेशर पे वाटर और एयर इक्विलिब्रियम में। 298 केल्विन पे कांस्टेंट जो है ऑक्सीजन का है 3.30 इंटू 10⁻⁷, नाइट्रोजन का है 6.51 इंटू 10⁻⁷। mmHg में सब कुछ आपको यहां पे दिया है। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ दीज गैसेज इन वाटर। तो मैं आपसे बोल ही रहा था अभी कि यहां पे एक यूनिट तो mmHg में दिया है, दूसरा यूनिट आपको ATM में दिया है। तो यूनिट का अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आप ये सवाल को गलत करोगे। ठीक है, सवाल सिंपल ही है, देखो बस यहां पे अब एक गैस की जगह दो गैस है, तो इसलिए हमको यहां पे अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो हमको कंपोजिशन निकालना है इन गैसेस का वाटर में। ठीक है, हमको गैस में कंपोजिशन पता है बाय वॉल्यूम, बाय 20% एंड 79%, पर पानी में कितना कंपोजिशन होगा ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा उनके हेनरीज कांस्टेंट पर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर पर। करते हैं। परसेंटेज ऑक्सीजन इन एयर 20%, परसेंट ऑफ नाइट्रोजन 79%। इंपॉर्टेंट ये क्वांटिटीज हैं। ठीक है,
तो इट इज गिवन दैट वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद एयर एट अ टोटल प्रेशर ऑफ 10 atm। हमको क्या पता है कि एयर में, गैस में जो मोल फ्रैक्शन होता है उसके हिसाब से पार्शियल प्रेशर भी आता है। भाई अगर किसी में 10 मोल है टोटल, मान लो हवा के 10 मोल है, उसमें 20% ऑक्सीजन है और 80% नाइट्रोजन है लेट से, तो अगर हम पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे तो 20% जो प्रेशर होगा वो ऑक्सीजन के कारण आ रहा होगा और 80% जो प्रेशर होगा वो नाइट्रोजन के कारण आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि गैस में जो मोल का रेशियो रहता है वही वॉल्यूम का भी रेशियो रहता है, इसलिए वो पार्शियल प्रेशर में भी उसका जो योगदान है वो उतना ही रहता है। अभी हमको ये कैलकुलेशन में काम आएगा ना भाई, हम ये निकालेंगे कैसे कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, तो हमको वो लॉ यूज करना पड़ेगा जो हमने मोल कंसेप्ट में पढ़ा था, ठीक है ना, कि जो मोल का रेशियो है वही वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा किसमें, गैसेस के अंदर, इसीलिए वो पार्शियल प्रेशर भी वैसे रिलेटेड होगा, है ना। बस तो पार्शियल प्रेशर अगर ऑक्सीजन का हम कैलकुलेट करें तो 20/100 इंटू 7600 mm ऑफ Hg। ये 7600 mm Hg कहां से आ गया, क्योंकि ये बराबर है 10 atm के। 1 atm मतलब 760 mm और 10 atm मतलब 7600 mm ऑफ Hg। 20% था बाय वॉल्यूम तो 20% ही होगा बाय मोल, टोटल है 10, सो 20/100 मतलब टोटल 100 मानेंगे ना हम, सो 20/100 इंटू 7600 mm ऑफ Hg, तो ये इतना आ गया। सिमिलरली आप नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर लो। पार्शियल प्रेशर क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू क्या, मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन, ठीक है। सो 79/100 इंटू 7600 mm ऑफ Hg। जो 1% होगा वो सब CO2, आर्गन वगैरह ये सब भी तो होते हैं हवा में, सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की थोड़ी ना बनी होती है पूरी, ठीक है। सो ये बराबर आ जाएगा 6004 mm ऑफ Hg के, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गए भाई, पार्शियल प्रेशर आ गए, ऑक्सीजन का भी आ गया, नाइट्रोजन का भी आ गया। अब इनके आपको हेनरीज कांस्टेंट दिए थे, आप उसमें अप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, पार्शियल प्रेशर O2 का भी पता है, हेनरीज कांस्टेंट O2 का पता है। सिमिलरली नाइट्रोजन के लिए भी दोनों क्वांटिटीज पता है, तो आप इसको अप्लाई कर दो। फॉर ऑक्सीजन PO2 इज इक्वल टू KH इंटू XO2, ठीक है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे XO2 तो PO2 अपॉन KH, सो 1520 ये हमने कैलकुलेट किया था, ये कैलकुलेटेड है, हेनरीज कांस्टेंट गिवन है, तो इससे आंसर क्या आ जाएगा 4.61 इंटू 10⁻⁵। क्या है ये, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। नाइट्रोजन के लिए सिमिलरली कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास नाइट्रोजन के लिए xN2 आ जाएगा PN2, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 अबव द सॉल्यूशन अपॉन हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। सो 6004 अपॉन 6.51 इंटू 10⁻⁷ इज इक्वल टू 9.22 इंटू 10⁻⁵। तो दोनों का मोल फ्रैक्शन आ गया आराम से, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन होती है हेनरीज लॉ के रिस्पेक्ट में। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो ये तो बात हुई कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी पे ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। अब अगली बात जो होगी वो होगी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, ठीक है। इसके लिए पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि यार जब गैस सॉल्युबल हो रही है किसी लिक्विड के अंदर तो वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है कि वो प्रोसेस एंडोथर्मिक है। इसमें आपको दिमाग लगाना है कि जब डिसोल्यूशन हो रहा है तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा कि एंडोथर्मिक होगा। सोचो, गैस में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्री थे, बहुत तेजी से भाग रहे होंगे। लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स थे वो अब लिक्विड का पार्ट हो गए तो उतनी तेजी से नहीं भाग रहे होंगे। मैंने आपको पूरा हिंट दे दिया, देखो कि प्रोसेस डिसोल्यूशन का एक्सोथर्मिक होगा कि एंडोथर्मिक होगा, पर फाइनल आंसर तक आप सोचो, कन्विंस हो अपने मन में, फिर अपन आगे की बात करते हैं। हाँ तो भाई हो गया। सोचो, जब पार्टिकल गैसियस स्टेट में था तब बहुत जोर जोर से भाग रहा होगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, उसको लिक्विड में डाल दिया, मतलब एक सॉर्ट ऑफ आपने उसका कंडेंसेशन करा दिया। तो गैस में ज्यादा एनर्जी होती है कि लिक्विड में ज्यादा एनर्जी होती है? गैस में एनर्जी ज्यादा होती है। तो जब आप गैस को लिक्विड बनाते हो तब क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। यहां पे भी तो कोई वैसे ही प्रोसेस हुआ, पहले वो बहुत तेज इधर उधर भाग रहा होगा, अब क्या हो गया भाई साहब, अब आपने उसको लिक्विड में डाल दिया, अब वो धीरे धीरे इधर उधर टहल रहा होगा, मतलब कहीं ना कहीं उसने एनर्जी लूज करी, मतलब ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो गया। सिंपल है,
प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो गया, डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल है। सारे आंसर हमको मिल गए। ठीक है, तो जब डिसॉल्व करते हैं तो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड फेज में प्रेजेंट है। प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन को हम सिमिलर टू कंडेंसेशन मान सकते हैं और हीट इस प्रोसेस में इवॉल्व होगी। ठीक है, यहां पे क्योंकि अब डायनामिक इक्विलिब्रियम है तो ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल भी फॉलो होगा, और क्योंकि अब डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया तो सॉल्युबिलिटी विद डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, पहले तो ये इधर गैस फॉर्म में था। ठीक है सब, अब ये लिक्विड फॉर्म में गया। ठीक है, डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव, मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब गए तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो अब जब मैं बाहर से टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करूंगा, जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू करूंगा तो क्या होगा, रिएक्शन इसको अपोज करेगा, क्योंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम है तो टेम्परेचर कम करने की कोशिश होगी, मतलब रिएक्शन पीछे आएगा। भाई लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को सारी एनर्जी दे दी जाएगी कि भैया अब आप निकलो गैस बनके, जबरदस्ती बाहर से कोई टेम्परेचर बढ़ा रहा है, ली शैटेलियर ने बोला था कि इक्विलिब्रियम को हिलने मत देना, तो मतलब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब जो टेम्परेचर बढ़ाने के कारण सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, उसका एक बहुत ही प्रोफाउंड इफेक्ट होता है ऑन एक्वेटिक लाइफ। क्या इफेक्ट होता है ये तो हम किसी नदी के पास जाके समझ सकते हैं, और वहां पे इंडस्ट्री भी होनी चाहिए। क्या बोलते हो, चलें इसको समझें एक्चुअली में क्या हो रहा होगा। यहां बैठ के समझेंगे, इससे अच्छा कहीं बाहर टहल के घूम फिर के समझते हैं। तो चलो आओ चलते हैं। हाँ तो भाई अभी हम खड़े हैं चंबल नदी के पास कोटा में। तो अब क्या है कि पीछे जो आपको थर्मल पावर प्लांट दिख रहा है, वहां पे ज्यादा टेम्परेचर अचीव करने के लिए और टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए जनरली पानी को गर्म किया जाता है, ताकि सारी हीट, क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है तो वो पानी को दे दे। अब ये गर्म पानी को छोड़ेंगे तो नदी में। अब अगर वो नदी में गर्म पानी को छोड़ेंगे तो होता क्या है कि लोकली जो टेम्परेचर है ना उस पानी का वो इंक्रीज हो जाता है। पानी का अब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो जो सॉल्युबिलिटी है अपनी गैस की, ऑक्सीजन की स्पेसिफिकली और बाकी सारे गैसेस की, वो कम हो जाती है। और जैसी गैस की सॉल्युबिलिटी उस पर्टिकुलर एरिया में कम हुई तो क्या होगा, बस सॉल्युबिलिटी कम होते ही मछलियां, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होती है, अगर उनके 0.01% का भी चेंज आ जाता है तो वहां पे उनको बहुत दिक्कत होती है और मरने की प्रोबेबिलिटी रहती है। इसलिए इंडस्ट्रियल एरिया में पॉल्यूशन से तो होता ही है, साथ साथ में ये जो है पानी का जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इसके कारण जो सॉल्युबिलिटी कम हुई, इसके कारण भी एक्वेटिक लाइफ को बहुत नुकसान होता है। तो ये एक एप्लीकेशन है जो हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा। ठीक है, तो समझ आया कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं किसी नदी का तो ऑक्सीजन का डिसोल्यूशन क्या हो जाएगा, कम। तो मछलियों के लिए क्या हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी, मरने लग जाती है मछलियां। तो जनरली जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहां पे पोल्यूशन से तो एक्वेटिक लाइफ मरती है, साथ में जो हम हाई टेम्परेचर वहां पे पानी का, मतलब हाई टेम्परेचर वाला पानी जब हम नदी में छोड़ देते हैं तो वो लोकली उस एरिया में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है पानी का, तो वहां पे उस पर्टिकुलर एरिया में मछलियां मर जाती हैं। ठीक है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट के साथ क्या होता है भाई, वो इंक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ, मतलब हाई केएच का मतलब लो सॉल्युबिलिटी। सो लेट से पार्शियल प्रेशर हमारा 1 के बराबर था, हेनरीज कांस्टेंट हमारा 1 के बराबर था। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन हमारा भी 1 के बराबर था। ठीक है, अब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, पार्शियल प्रेशर उतना ही रखा, तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट हो गया 2 के बराबर, तो मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, आधे के बराबर। सिंपल है ना। तो यहां पे टेम्परेचर के साथ हेनरीज लॉ कांस्टेंट बढ़ता है तो मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा पानी के अंदर, मतलब सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। सिंपल है, यहां से भी हमको दिख रहा है। अब हमारी जो हमने देखा था ना लिक्विड सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन के टाइम पे, कि बहुत सारे आंसर मिलते हैं लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ने से, सॉल्यूशन के बारे में देखने से, उसमें से बहुत सारे आंसर तो अकेला हेनरीज लॉ ही दे देता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन क्या क्या है हेनरी लॉ की, पहली एप्लीकेशन तो है ये, सोडा बॉटल के अंदर इतनी गैस कहां से आई, ये कोको कोला के अंदर इतनी गैस कैसे आ सकती है इतने से कैन में। अब आप खुद उसका आंसर निकाल सकते हो, देख लो यहां पे फटाक से गैस निकली। उसका आंसर क्या है, उसका आंसर ये है कि हमने उसमें हाई प्रेशर लगा रखा है। हाई प्रेशर के मतलब जब हाई प्रेशर सिचुएशन में सील किया जाता है उस कैन को, इसीलिए इतने से कैन में लिक्विड के अंदर इतनी सारी गैस डिसॉल्व जाती है, क्योंकि वहां पे बहुत हाई प्रेशर, जनरली 5 ATM तक का प्रेशर होता है आपकी जो कोको कोला का कैन है या बॉटल है उसके अंदर। ठीक है,
तो solubility of CO2 in soft drinks and soda water, the bottle is sealed under high pressure. ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन हुई, समझ में आया? हाई प्रेशर पे आपने सील किया, सब बहुत ही बढ़िया। हाई प्रेशर पे जैसे ही सील हुआ तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, इसलिए ज्यादा CO2 होती है हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा वाटर के अंदर। ठीक है, दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी कि भाई ये स्कूबा डाइवर के सिलेंडर में क्या भरा हुआ है, क्या नॉर्मल एयर है कि कुछ और है? नॉर्मल एयर नहीं है। क्यों नहीं है, समझते हैं। स्कूबा डाइवर जो है वो बहुत ही हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व गैसेस के साथ उनको कोप करना पड़ता है व्हाइल ब्रीदिंग एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। अब आप मेरी बात सुनो, भाई पानी जो है बहुत सारा प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपने ये किया कि आप अंडर वाटर चले गए। समुद्र का इतनी ज्यादा जो है डेप्थ होती है कि आपके ऊपर जब आप स्कूबा डाइविंग कर रहे हो तो बहुत सारा पानी है, मतलब बॉडी जो प्रेशर सहन कर रही है वो इंक्रीज हो गया। अगर वो इंक्रीज हो गया तो जब अगर आप सिलेंडर से हवा ले रहे हो अपने अंदर और आप नॉर्मल एयर ही लेके चले गए तो आप ये सोचो कि उसमें 79% N2 है। वो N2 का डिसोल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि पूरे बॉडी में ब्लड के अंदर पूरा प्रेशर ही इंक्रीज हो गया है पूरी बॉडी के ऊपर। तो जैसे सोडा वाटर के टाइम हम देख रहे थे CO2 ज्यादा डिसॉल्व हो रही है पानी के अंदर, वैसे ही N2 भी ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी पानी के अंदर। सिर्फ ऑक्सीजन हो रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर N2 भी ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी पानी के अंदर। और जब N2 पानी के अंदर ज्यादा डिसॉल्व हो जाती है, जब तक आप नीचे हाई प्रेशर पे हो तो N2 के पॉइजनस इफेक्ट तो होते ही है, उससे तो आपको खतरा ही है। पर जब आप ऊपर आओगे दोबारा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो जैसे हम सोडा की बोतल खोलते हैं तो उसमें से प्रेशर डिक्रीज होने के कारण जो डिसॉल्व CO2 थी वो फटाफट से बाहर भाग जाती है। यही तो होता है वो बोतल खोलने पर, इसीलिए तो इतनी तेज रफ्तार से वो CO2 बाहर भागती है ना। पर आप ऊपर जा रहे हो, ठीक है, ऊपर जाने पर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो N2 भी आपके ब्लड में से रिलीज होने लग जाती है। और जब वो N2 रिलीज होती है तब जाके एक बहुत भारी प्रॉब्लम हो जाती है। क्या प्रॉब्लम होती है वो देखते हैं। तो प्रेशर से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है एटमॉस्फेरिक गैसेस की ब्लड में, ये हमने समझा। जब डाइवर बाहर आते हैं सरफेस की तरफ तो प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, ठीक है। ये जो है डिसॉल्व गैसेस को रिलीज करता है एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड। अब आपकी पतली पतली सी कैपिलरीज हैं जिनमें ये ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। उन कैपिलरीज में ये जो बबल है ये बबल जाके फंस जाते हैं। बबल अगर जाके फंस गए तो ब्लड फ्लो हो पाएगा क्या? ब्लड अगर फ्लो नहीं हो पाएगा तो आप जिंदा रहोगे क्या? या फिर उस पर्टिकुलर कैपिलरी के आसपास के एरिया में आपको बहुत जोर का दर्द फील होगा, तो ये फेटल भी हो जाता है और दर्द तो होता ही है, ठीक है। तो ये कैपिलरी को ब्लॉक कर देता है एंड क्रिएट्स अ मेडिकल कंडीशन नोन एज बेंड्स विच आर पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ। तो जब भी अगर आप स्कूबा डाइविंग करो तो आपको कुछ एक चीजों का ध्यान रखना है। जो स्कूबा डाइवर्स के सिलेंडर होते हैं ना, उसमें इसीलिए आप बहुत सारी हीलियम गैस डाल देते हो ताकि नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए, ठीक है। तो एक तो वो तरीका हुआ इसको सही करने का। टू अवॉइड बेंड्स एज वेल एज द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड, द टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विद एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम। तो 11.7% हीलियम, सिर्फ 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन। तो आपने हीलियम डाली तो हीलियम रिलीज होगी। हीलियम के बबल से हमारे को कोई फर्क पड़ता नहीं है, ना तो वो पॉइजनस होते हैं ना वो कैपिलरी में जाके अटकते हैं। दूसरी बात, मतलब हीलियम डालने का ये जो रीजन है वो ये है, एक तो वो इनर्ट होते हैं ना, तो कोई छेड़खानी करेंगे नहीं, कोई रिएक्शन करेंगे नहीं, तो टॉक्सिक होंगे नहीं। तो एक तो आप जब सिलेंडर लें तो ध्यान रखें कि सही है। दूसरा, जब अगर आप स्कूबा डाइविंग करने जाओ और सरफेस की तरफ आओ तो एकदम से बहुत ज्यादा ऊपर मत आना, धीरे 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 करके सरफेस की तरफ आना, ताकि जो गैस रिलीज होंगी वो भी धीरे 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 रिलीज होंगी। एकदम से अगर आप सरफेस की तरफ आ गए तो बहुत जल्दी बहुत प्रेशर से जो है गैस रिलीज होगी, फिर प्रॉब्लम बढ़ने की चांस ज्यादा है, ठीक है। तो स्कूबा डाइविंग करते टाइम आराम से प्यार प्यार से सरफेस की तरफ आए। तो ये दूसरी एप्लीकेशन जो हमने देखी, हमको दूसरा जवाब मिला। तीसरा जवाब, भाई पहाड़ों पर जाने पर हमारा दिमाग काम करना बंद क्यों कर देता है? ये सब जब हम पहाड़ पे हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं तो दिमाग काम करना बंद क्यों कर देता है? उसका आंसर है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम हो रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का वेट कम हो रहा है ना, तो पार्शियल प्रेशर ऊपर जाते हैं जैसे जैसे कम होता जाता है। प्रेशर कम हो रहा है तो मतलब जो अब
पानी के नीचे प्रेशर बढ़ने के कारण सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई थी, तो ऊपर जाते हैं जब, तो प्रेशर कम होने के कारण सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड में डिक्रीज हो जाती है। हमारे सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो हमारे सेल्स बहुत ही दुखी हो जाते हैं। हाई एल्टीट्यूड द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट एट द ग्राउंड लेवल। हमको तो ज्यादा ऑक्सीजन की आदत है, मिल कम ऑक्सीजन रही है, तो इससे होता क्या है कि लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड या फिर क्लाइंबर्स। ठीक है, तो इससे भी एक मेडिकल कंडीशन पैदा हो जाती है। लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेज क्लाइंबर्स टू बिकम वीक, वीकनेस आ जाती है, अनएबल टू थिंक क्लियरली, जिसको हम एनोक्सिया बोलते हैं। इसीलिए तो आप देखो जो क्लाइंबर वगैरह होते हैं वो पहले से ही जाके प्रैक्टिस करते हैं फाइनल क्लाइंब से पहले, ताकि वो अक्लेमेटाइज हो सके लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ताकि उनकी बॉडी ये एनोक्सिया वाला रिएक्शन ना दे। ठीक है, ये तीसरी बात कि पहाड़ों पर जाने पर हमको डिजी डिजी सा क्यों फील होता है, इसका भी हमको हेनरीज लॉ से ही जवाब मिल गया। ठीक है ना, तो देखो 3 सवाल का तो जवाब मिल गया। स्कूबा डाइवर वाला, कोको कोला में इतनी CO2 कहां से घुसी, पहाड़ों पे चढ़ने पर हमको डिजी क्यों फील होता है। एक एक्स्ट्रा जवाब भी मिल गया कि मछलियां क्यों मर जाती है इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास पॉल्यूशन के कारण एंड राइज इन टेम्परेचर के कारण। अब जो है कुछ एक सवाल और बचे हैं कि RO हम क्यों यूज करते हैं, उससे पानी कैसे प्यूरिफाई होता है। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे जवाब मिलेंगे जो हमने इंट्रोडक्शन में देखे नहीं थे, तो आगे चलते हैं।